प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई बगैर निजीकरण के काम नहीं चलेगा, फिर सरकार का काम क्या है? फिर तो यही लोग चला। सर, आपने बात की 2022 के चुनाव को लेकर, जैसे अभी कि ये लोग वोट मांगने आते हैं और किसानों को सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं। इस बार आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? शुरुआत था, खुला चैलेंज है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है आज भी देश का कि 2022 का चुनाव आ रहा है, तो किसान पूछेगा क्या वोट लेने के लिए इस तरह के हथकंडे बनाए गए थे? की बात ही कर रहे, लेकिन और जैसी भी चीज है, जैसे हवाई अड्डे हैं, रेल है, गेल है, सेल है, किसान की जो आमदनी है वो दोगुनी की जा रही है। वो फॉर्मूला नहीं पता। नमस्कार, मैं हूं कुमैल रिजवी। कोरोना महामारी के बाद लगभग 6 महीने हो गए हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, अभी भी जारी है। यहाँ किसान जो बैठे हैं आंदोलन पे, उनके तेवर अभी भी बरकरार हैं। इस बीच हम भी यहाँ पहुँचे हैं ये माहौल देखने के लिए कि गाजीपुर बॉर्डर पर माहौल क्या है, कोरोना के बाद क्या यहाँ पर कुछ फ़र्क पड़ा है। जैसा कि सुनने में आ रहा था कि किसान यहाँ से कम हो रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पहुँचे हैं और देख रहे हैं लोग उसी तरह से जुटे हैं और अपनी मांगों को लेके यहाँ पे बैठे हैं। इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी के बेटे गौरव टिकैत जी। हम इनसे बातचीत करेंगे कि ये आंदोलन किस तरह से चल रहा है, कहाँ पहुँचा है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम रूबरू में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब चैनल का नाम ही किसान की आवाज़ है, तो निश्चित तौर पे आप जैसे चैनलों की वजह से आज किसान की आवाज़ उठ भी रही भाई। सर, किस तरह से बदलाव आया है? जैसा कि अभी लॉकडाउन लगा, कोरोना महामारी एक तरह से पूरा जो सेकेंड वेव है उसने पूरे उत्तर भारत में अपना प्रभाव डाला, उस पर किसान आंदोलन पर कुछ प्रभाव पड़ा है? देखो, दिनचर्या का हिस्सा किसान ने इस आंदोलन को बना लिया है। जो दिनचर्या के डेली रूटीन के काम हैं, उसको अपना खेत भी देखना, उसको अपना परिवार भी देखना, उसको महामारी भी देखनी, उसको महामारी का भी बचाव करना। लेकिन जिस तरीके से पूरी दिनचर्या आदमी की होती है, हम किसान की होती है, उसमें सिर्फ एक चीज़ किसान आंदोलन में जुड़ गया। और अपने रूटीन के हिसाब से, जो गाँवों के रूटीन है कि टोलियों के हिसाब से किसान आते हैं अपनी ट्रोलियों, क्योंकि टेंट ने बहुत नुकसान हमारे यहाँ कर दिया। 3-4 तूफान इतने ज़बरदस्त आए कि बहुत नुकसान किसानों का हुआ। टेंट उखड़ गए, लाखों लाखों रुपए से जिन्होंने अपने घर बनाए थे, अब यहाँ पर टेंट बनाए थे, वे उखड़ गए। तो लोगों ने एक विचार किया कि क्योंकि हमारे यहाँ वेस्ट यूपी में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती है, गन्ने की खेती के लिए जो ट्रोले हैं बड़े बड़े ट्रोलियों को कवर्ड करके, और वो सब उसको ही ला के यहाँ खड़े किए जाएंगे। उसी में सब लेटने की, अपने कूलर पंखे सब लोग जो है लगाओगे। और आंदोलन जिस स्थिति में 6 महीने पहले था, 6 महीने पहले तो भाई बॉर्डर घेरे हैं। आंदोलन तो जब से ये कानून लागू हुए, किसान अपने तरीके से, अपने जो और भी संगठन हैं, वे अपने तरीके से इन कानूनों का विरोध कर रहे थे। बॉर्डर पर आके जो है 6 महीने हुए हैं, लेकिन आंदोलन से जब से कानून लागू हुए, जब से जो है आंदोलन किसान कर रहा है। एक चीज़ और देखने को मिली है कि जिस तरह से नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, संयुक्त किसान मोर्चा हो या इसको लेके अभी टोहाना में विरोध भी चल रहा है, राकेश टिकैत जी वहाँ जुटे भी हैं, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखो, कहीं ना कहीं ये भी बात है कि सरकार जब से आंदोलन शुरू हुए, ये इन्होंने आरोप षड्यंत्र रचने की जितनी उन पर कोशिश थी वे पूरी करने करी। उन्होंने जब पंजाब से एक शुरुआत हुई कि दिल्ली के बॉर्डर घेरे जाएंगे, हरियाणा का साथ उसको मिला। इन्होंने कहा सरकार ने कि तो पंजाब का आंदोलन है, फिर कहा कि एक सरदार बिरादरी का, सिख कम्युनिटी का आंदोलन है, फिर खालिस्तान नहीं जोड़ा, फिर पाकिस्तान नहीं जोड़ा, फिर कहने लगे तो हरियाणा का है, फिर कहने लगे पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उसका एक कम्युनिटी का आंदोलन है। हर तरीके से इसको बांटने की कोशिश की। और ये भी एक षड्यंत्र था इनका कि वो वहाँ पे किसानों की गिरफ्तारी हों और भाई वहाँ जो है सब उसी तरफ जो है फोकस करें। उसको किसान समझ गया। अपने जो मोर्चे हैं किसानों ने और तरीके से मजबूत कर रखे अपनी टोलियों के हिसाब से। और कोई भी हरकत अगर सरकार करने की कोशिश करेगी, तो जिस तरीके से 28 तारीख के बाद में नया स्वरूप आंदोलन को मिला, इसी तरीके से मजबूती के साथ में किसान खड़े रहेंगे हमेशा, क्योंकि ये किसान के मरण जीवन का आंदोलन है। सरकार कह रही कि हमने ये कानून बहुत फायदे के लिए बनाए, किसान कहीं भी जाकर अपनी फसल बेच सकता है। ये सुनने में अच्छा लगता है। जो आम
किसान से नहीं जुड़े हुए लोग हैं, वे उन्हें बहुत अच्छा लगा, अरे भाई छूट दे दी सरकार ने। ये पूरा एक कुछ चंद पूंजीपति हैं, कुछ इनके मित्र घराने हैं, जो बड़े घराने हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, निजीकरण के नाम पे उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए बातचीत कर रहे। कैसे बेच लेगा? हमारे यहाँ पे जो इनका एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट में खेती वाला बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट खेती हम शुगर मिल्स के साथ में, जो गन्ना किसान हैं वो आज भी करते हैं। आज तो बॉन्ड है हमारे, जो रकबे के हिसाब से हमारा तय हो जाता है कि भाई इस किसान पे इतना रकबा है, उसके अनुसार पर उसकी फसल की, उसकी गन्ने की पर्चियाँ जो सट्टा है वो तय होता है कि भाई इतना गन्ना उत्पादन वो किसान करेगा, उसके हिसाब से हमारे बॉन्ड हो जाते हैं, वो भी समितियों के जरिए। जब ये कॉन्ट्रैक्ट खेती लागू होगी, कॉन्ट्रैक्ट कानून लागू होंगे, तो डायरेक्ट मिल अपनी मनमानी करेगा, और मनमानी करेगा तो जब हाल फिलहाल के ऐसे हैं कि 23 हज़ार करोड़ रुपए के बकाया जो गन्ना डाल चुके किसान, उनके अब तक बकाए हैं, तो फिर तो ये अपने तरीके से मनमानी करेंगे, किसान को बर्बाद करने का काम करेंगे। ऐसे कानून जो पूर्णतः किसान के विरोध में है। असीमित भंडारण की बात आप करोगे, सरकार कह रही कि भाई मंडियां खत्म नहीं होगी। क्यों नहीं खत्म होंगी? मंडियों में तो जो माल ही आना बंद हो जाएगा। आप बगैर पंजीकरण के पैन कार्ड के आधार पर व्यापारी को छूट दे देंगे, भाई कोई कितना ही माल इकट्ठा कर ले। हम कितना बड़ा दुर्भाग्य है आज भी देश का कि कुल 6 और 7% पे MSP पर खरीद होती हो, और 94-95% वो माल लुटता हो। भाई किसान यही तो कह रहा कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम सबसे कम, यानी कि सरकार ने एक लागत देखी कि भाई MSP बनाया जाए, किसान की इतनी लागत आती है न्यूनतम, इतना तो किसान को मिलना चाहिए, उसको भी गारंटी करने में इनको परेशानी है। तो कैसे विश्वास करा जाएगा? कैसे इन कानूनों पर विश्वास किसान कर लगा? इनकी निगाहें किसान की ज़मीन पे है। ये ज़मीन को बड़े बड़े घरानों के उसमें छोड़ के और इनको बंजर बना के, इनको उलझा के, इनको फंसा के अपने कब्जे में लेने का इनका षड्यंत्र है। इसको किसान समझ गया ना, इसको वो कहोगे ये बिल वापसी सरकार को लेने पड़ेंगे। अच्छा, आपने गन्ना भुगतान की बात की। जैसे कि देखा जा रहा है, जब से सरकार बनी है, ये पश्चिम में इन्होंने वादा किया था कि गन्ना भुगतान 14 दिन में कर दिया जाएगा। ये देखने, हाँ, तो वो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। इसको भी लेके किसान खफा हैं। लॉकडाउन के बाद ये देखा गया कि कई जगह कि किसान जो है कई जगह परेशान भी हैं, खाने के लाले भी पड़े हैं, जैसे जो बहुत निचले तबके के हैं। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? भुगतान हो नहीं रहा है, किसान परेशान हैं, ट्रैक्टर लाइन से खड़े हैं, ट्रॉलियाँ गन्ने लदी, तो किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल भाई, गन्ने किसान की हालात जो पिछले, भाई हालात तो ख़राब रही हैं। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि भाई हम 450 रुपया गन्ने का भाव करेंगे। इन्होंने ये भी कहा था कि 2022 में इस किसान की जो आमदनी है वो दोगुनी की जाएगी। वो फॉर्मूला नहीं पता लगा कि किस फॉर्मूले के आधार पर जो है कहने की कोशिश की थी उन्होंने। भाई बिजली के रेट सबसे ज़्यादा अगर कहीं हुए हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिजली के रेट हैं। डाई के, यूरिया के कितनी ज़बरदस्त तरीके से खाद बढ़े, डीजल, क्योंकि अधिकतर काम जो है डीजल का किसान के संबंधित जाते हैं। उन सारी चीज़ों में जो किसान की उपयोग की चीज़ें हैं वो तो बहुत तेज़ी से आसमान को छू रही। फसल का कोई रेट नहीं बढ़ रहा, तो दोगुनी किस आधार पर करने की बात करी थी? तो वो 2022 का चुनाव आ रहा है, वो किसान पूछेगा क्या वोट लेने के लिए इस तरह के हथकंडे बनाए गए थे? ये सारी चीज़ें समझ के वो देश का नौजवान भी सवाल पूछेगा। जो 2-2 करोड़ रोजगार की बात सरकार ने की थी, वो नौजवान आज अपने घर बार, अपनी सारी चीज़ों को छोड़ कर सड़क पर आंदोलन कर रहा। 6-6 महीने आंदोलन को हो गए। सरकार को शर्म आनी चाहिए। आपको क्या लगता है नतीजा क्यों नहीं निकल रहा है? देखो, ये बताया तो था कि कुछ चंद पूंजीपति जो हैं, इनके जो यार हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें निजीकरण के नाम पे इनको देना चाह रहे हैं। हम तो खेती की बात ही कर रहे, लेकिन और जैसी भी चीज़ें हैं, और जैसे हवाई अड्डे हैं, रेल हैं, गेल हैं, सेल हैं, और ऐसे ऐसे संस्थान, BSNL जैसी हमारी जो सबसे बड़ी दूरसंचार का माध्यम था, उसको ख़त्म करके एक जियो कंपनी को बढ़ावा दे दिया, वो ख़त्म होगी। तो निजीकरण
इनका एक वो है, और निजीकरण के नाम पे ये देश को बेच रहे हैं। कितने दुर्भाग्य की बात भी है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई बगैर निजीकरण का काम नहीं चलेगा, फिर सरकार का काम क्या है? फिर तो यही लोग चला लेना, क्या जरूरत थी फिर देश को आज़ाद कराने की? जबकि सत्ता में थे तो इसका विरोध भी करते थे, बिल्कुल विरोध करते थे, सत्ता में नहीं थे तब इसका विरोध करते बिल्कुल विरोध करते थे। लेकिन ये नहीं होगा, पूरा देश जाग गया है। ये किसान के साथ साथ में जो आम आदमी है, मजदूर है, जो कंज्यूमर है, छोटा व्यापारी है, जो दिन में मेहनत करता है और शाम को खरीद कर खाएगा, ये आंदोलन तो उनका है। भाई किसान तो अपने राख लगा, अपने खान जोगे राख लगा, और इसी को इस वजह से अंदाता भी क्या है कि भाई अपने आप भी नहीं भूखा मरेगा, दूसरे को भी नहीं मरने देगा। लेकिन अनाज को गोदामों में पैक करके और व्यापारियों के हाथ में उसकी चाबी दे देंगे तो बर्बाद कर देंगे देश को। व्यापारी किसका हो भाई? व्यापारी तो फायदे का हो, जिसको फायदा दिखेगा वहाँ जाएगा। लेकिन व्यापारी भी, जो छोटे व्यापारी हैं वो भी परेशान हैं इनसे। सबसे ज़्यादा जो है एनपीए, जो खाते बिगड़े हैं, एनपीए हुए हैं, बर्बाद हुए हैं, वे छोटे व्यापारी तो हैं जिन्होंने कर्ज ले लेकर अपने कुछ उद्योग लगा लिए, अपनी दुकान खोल ली, मुद्रा लोन ले लिए, किसी ने कुछ एमएसएमई इनकी एक स्कीम में थी उससे लोन ले लिए, बर्बाद हो गए बिल्कुल। जिन्होंने, कहाँ जाएंगे वो लोग? एनपीएस सबसे ज़्यादा 7 साल में है। तो हाहाकार मच रहा, तराई तराई मच रही पूरे देश में। सर, आपने बात की 2022 के चुनाव को लेकर, जैसे अभी कि ये लोग वोट मांगने आते हैं और किसानों को सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं। इस बार आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? देखो, ये तो सच्चाई है कि अगर ये भाई किसान की मांग नहीं, मांग क्या, हक है किसान का, अगर उसका पूरा नहीं करेंगे तो विरोध तो भाई किसान करेंगे ही। भाई बंगाल की हालात आप देख लो, उत्तर प्रदेश में अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए, 3000 सीटों में से सत्ता के अधीन जो चुनाव होते हैं, जिसको सत्ता चाहती है वो चुनाव जीतते हैं, उसमें तो कुल 600 सीट ये जीत का है, बाकी पे 2400 से ज़्यादा सीट ये हरा ही हैं। और तो ये किसान आंदोलन का ही असर है, और देश भर के किसान इस आंदोलन के साथ में जुड़ रहा, चाहे वो उत्तर भारत का हो, दक्षिण भारत का हो। और पंचायतों में जिस तरीके से लोग वो भी तो आंदोलन के हिस्से ही हैं। पूरे टोल पे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश पे टोलों पे आंदोलन चल रहे। तो सरकारों को समझना चाहिए, सरकारों को संवेदना खत्म नहीं करनी चाहिए। और हमें तो ये लग भी रहा, जैसे ये कहते थे ना कि अब की बार मोदी सरकार, क्योंकि भाजपा का नाम नहीं आया कहीं भी, अगर किसी पार्टी विशेष की सरकार ये होती तो समाधान अब तक निकल जाता। ये तो दो तो लोग ऊपर हैं, ये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, और 2 लोग जो हैं व्यापारी हैं, ये इनकी सरकारें हैं। अब ये बता रहे कि जो फरार जो हमारे भगोड़े व्यापारी हैं उनको ये ले के आ रहे, ये अपनी उपलब्धि में गिनवाओगे। उपलब्धि में ये, इस बात को भी देश की जनता समझ गई कि उपलब्धि नहीं है, ये देश से गए क्यों? लाना तो बहुत आसान है, ले आएंगे, ये गए क्यों? सबसे बड़ी कमियां तो ये थी। क्या ये चुनावी एजेंडे में सभी प्रस्तुत करेंगे कि हम मेहुल चौकसी, विजय माल्या और नीरव मोदी और कौन जोन से भगोड़े हैं उनको पकड़ पकड़ के ले आए? ये सारी चीजें समझती है जनता। 2024 तो अभी दूर है, 2022 आने वाला है, जो विधानसभा उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। उसमें जो आंदोलनरत जो किसान हैं वो क्या कहते हैं, इस बार अब की बार किसकी सरकार है? नहीं, देखो किसान आंदोलन में नहीं, हमारी जो है कोई सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है। अगर सत्ता परिवर्तन भाजपा नहीं आओगी तो भाई दूसरी और आ जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी, और जो गवर्नमेंट है वे आ जाएंगी। हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। किसान राजनीतिक रूप से अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन भाई ये भी है कि किसान अगर उनकी मांगे, उनकी मांग हक पूरा नहीं होगा तो इनको वोट क्यों दे देगा? वो विरोध करेगा, अड़का विरोध करेगा। लेकिन बंगाल में तो देखा गया कि राकेश टिकैत जी गए थे और उन्होंने साफ साफ कहा कि भाजपा को वोट नहीं देना है, और बाकी चाहे आप चाहे जिसको जिता दो। बिल्कुल, ये सच्चाई ये भी अब भी होगा। भाई ऐसा थोड़ा कह देंगे नहीं भाई भाजपा को दिया हुआ वोट, 600 के 400 किसान से ज़्यादा शहीद हो गए हों, अब भी कह देंगे कि भाई इनको ही वोट दे दियो। माफ जब करेगी सरकार, सरकार को किसान की पहले ये बिल वापसी लें, एमएसपी कानून बनावें, जो बाकी मुद्दे हैं स्टेट के, हर स्टेट के अलग अलग हैं
कृषि संबंधी हमारे यहाँ गन्ने की फसल है, हमारी समस्या कुछ और है। हरियाणा में धान गेहूँ की समस्या है, वहाँ की कुछ और है। पंजाब की कुछ और है। वो समस्या अलग अलग उसकी 40 जत्थेबंदियों पर देश भर के किसान ने विश्वास किया। ऐसे जत्थेबंदियों में ऐसे लोग हैं, हमारे ऐसे नेता हैं जो मेज पे बैठ के, क्योंकि सरकार कह रही थी ना कि अज्ञानी है किसान, तो उसको जानकारी नहीं है, बिल बहुत फायदेमंद है। जब मेज पे बैठ कर वार्ता हुई तो उन लोगों ने 12 तर्कों के साथ में वे बताई हैं, वे गलतियां गिनवाई हैं, और 12 ही दौर की वार्ता हुई। वार्ता तो ये इस वजह से नहीं करना चाहते कि अगर वार्ताओं का दौर फिर चालू होगा तो और कमियां निकलेंगी, और इतनी कमियां निकलेंगी कि जो कानून की जितनी किताब है ना उसके सारे पन्ने हटेंगे, सिर्फ जिल्द और जिल्द रह जाएगी। बस कानून है, बस लिखा हुआ, और बस उसको बचाने की ये फिराक में है सरकार। क्योंकि 12 दौर की वार्ता और 12 ही गलतियां। करो शुरू वार्ता, खुला चैलेंज है, करो हमारे 40 जत्थेबंदियों से बात करो, उन लोगों से बात जो आईएएस को भी ट्रेनिंग देते हैं। देश का दुर्भाग्य है भाई कि कृषि आधारित देश में और कृषि काश्तकार को ही जो है लड़ना पड़ रहा, सड़क पर 6-6 महीने बैठना पड़ रहा। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। हाँ, साल ही हो गया। तो ये सबसे बड़ी बात है। हम तो सरकार को फिर भी यही कहें, सरकार अपनी जो हठ धर्मिता है, अपना जो जिद्दी रवैया है, या तो उसको ले, नहीं तो फिर ये बताया कि जी हमारी ये मजबूरी है। हम जो है भाई, हम भी तो देश के हैं, हम क्या देश के गद्दार हैं? हम तो देश को के राष्ट्र के उद्धार में सबसे बड़ा योगदान इस देश के किसान का है। आप कहोगे ये नकली किसान है, ये तो चंद मुट्ठी भर किसान है। अरे सर्वे कराओ आप, इनके पास में, सरकार के पास में सारी इंक्वायरी करने की सिस्टम हो। जो हमारे काबिल आईबी टीम है, एलआईयू है, इनकी जिम्मेदारी लगा रखी कि जी अम्बाड़े से कल कितने लोग, कितने गाड़ियाँ गई सिंधु बॉर्डर पे, वो पुड़ों पे लगा रखे वे लोग कि गिनती करो। वे शाम को रिपोर्ट भेज दे जी 5000 गाड़ी गई, 10,000 गाड़ी गई। अरे उनका इस्तेमाल करो, वे उनको गाँवों में भेजो, उनको गाँव में भेज के ये पता करो कि किसान की हालात क्या है।